हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दामिनी टंडन एंड आई एम फ्रॉम BCET दुर्ग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के ऊपर। तो ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए एक फ़ोर्स लगाना पड़ता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कोई भी स्टैटिक चीज़ है उसको आप खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो उसके लिए आपको फ़ोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं ट्रैक्शंस की तो यहाँ पे हम ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, लोकोमोटिव्स की बात करते हैं। तो ट्रेन्स और लोकोमोटिव्स को रन कराने के लिए जो ट्रैक्शन सिस्टम है वो मेनली 3 सिस्टम यूज़ कर रहे थे हम। यहाँ पे है स्टीम इंजन, डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस। तो फर्स्ट हम जो देखेंगे वो हम स्टीम इंजन के बारे में देखेंगे। तो स्टीम इंजन के लिए हम पहले जो फ्यूल यूज़ करते थे, जैसे कोल बर्न करते थे इंजन में और वहाँ से जो हीट या स्टीम जनरेट होती थी वहाँ से हम मोटर्स को चलाते थे। अब उन मोटर्स का काम क्या होता था, उन जो स्टैटिक ट्रैक्शंस है उसको एफर्ट दे कि वो अपनी जगह से मूव कर सके। तो यहाँ पे जो भी पटरियाँ होती थी उस पर हम रेलगाड़ी को मूव कराते थे। इसकी जो एफिशिएंसी थी वो मिनिमम 6 to 8% तक होती थी, बट कंडेंसेशन सिस्टम लगाकर इसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ किया मैक्सिमम 15% तक। नेक्स्ट हम देखें तो ये डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर हमने जो मोटर्स को रन कराने के लिए फ्यूल यूज़ किया वो एज अ डीजल। जैसे वहाँ पे हम कोल यूज़ कर रहे थे स्टीम इंजन के अंदर, यहाँ पे हम डीजल को यूज़ करते हैं। तो डीजल इंजन को जो DC जनरेटर है उसके साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ करते हैं हम वो डीजल से मिलती है हमें, जिसमें जो मोटर्स है उसकी जो स्पीड है उसको हम RPM में स्टेशनरी रखते हैं, उनकी स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। तो इसकी जो एफिशिएंसी है डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर, तो उसकी जो एफिशिएंसी है 25% के आसपास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई भी जनरेटिंग स्टेशन दूसरी जगह पे हो सकता है, बट ओवरहेड लाइंस के थ्रू हम जो इंजन है, ट्रेन के इंजन है, उनमें सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जब सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो ट्रेन है वो मूव करना स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो हम सिंगल फेस और 3 फेस AC मोटर्स को भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है ओवरहेड लाइन से हम ट्रैक्शंस को सप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो 5 मेन सिस्टम्स है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट करंट सिस्टम, सेकेंड सिंगल फेज लो फ्रिक्वेंसी AC सिस्टम, थर्ड सिंगल फेज हाई फ्रिक्वेंसी AC सिस्टम, 3 फेज AC सिस्टम एंड कंपोजिट सिस्टम। आगे डायरेक्ट करंट सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, DC करंट को सीरीज़ मोटर में टॉर्क प्रोडक्शन के लिए हम सप्लाई कर देते हैं। लेकिन समटाइम्स हम ट्रामवेज और ट्रॉली में कंपाउंड मोटर्स का भी यूज़ करते हैं, बिकॉज जो ट्रामवे है और ट्रॉली है वो जनरली यूज़ होते हैं हमारे 1600 वोल्ट तक एंड 3000 वोल्ट तक। सिस्टम को जो एनर्जी देने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट सब स्टेशंस को इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज जो भी जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ से हम डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर सकते पावर का, तो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू सब स्टेशंस पे हम पावर को सेंड करते हैं। इसके अलावा जो 1500 से 3000 तक होता है सब अर्बन रेलवे की जो वोल्टेज की वैल्यू है, और फीडर द्वारा जो सब स्टेशन को कन्वर्ट किया जाता है वो हमारा 33 kV से 100 kV तक AC वोल्टेज फीडर को दी जाती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है हमारा वो DC करंट में बदलने में काम करता है, जो कि रोटरी कन्वर्टर या रेक्टिफायर्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा सिंगल फेज लो फ्रिक्वेंसी AC सिस्टम, यहाँ पे कम्यूटेशन का प्रोसेस होता है और जो सप्लाई होती है यहाँ पे वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी पे होती है। ओवरहेड लाइंस को जो इकोनॉमिकली चलाने के लिए सिंगल कंडक्टर का यूज़ किया जाता है, जिसका वोल्टेज मैक्सिमम 15 kV to 25 kV तक ही होता है। और जो AC सिस्टम में फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू है वो हमारा 16 से 25 तक रखा जाता है।
इसकी आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होने के कारण उसका जो इम्पीडेंस है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो सब स्टेशन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको 50 से 80 किलोमीटर तक बढ़ाया या कम किया जा सकता है। तो सप्लाई करने के लिए जो इंडस्ट्रियल फ्रिक्वेंसी नेटवर्क है उसका यूज़ करते हैं, और ट्रांसफार्मर के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी के लिए चेंजेस की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा सिंगल फेज हाई फ्रिक्वेंसी एसी सिस्टम। सिंगल फेज हाई फ्रिक्वेंसी एसी सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, माइंस या खदान है जहाँ पे वहाँ पे हम इन सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है उसकी ज़रूरत होती है अराउंड 2500 टू 3000 हर्ट्ज़ तक। तो यहाँ पे जो केबल से लगभग 4 सेंटीमीटर पर ऊंचे रिसीवर को एसी करंट फ्लो कराते हैं यहाँ पे, जिससे कि डीसी करंट में वो चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स। डीसी मोटर्स को यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं सिंगल फेज हाई फ्रिक्वेंसी एसी सिस्टम्स के अंदर। सेकंड है 3 फेज एसी सिस्टम। 3 फेज एसी सिस्टम जो है हमारा 33 केवी और 16 हर्ट्ज़ पर 16 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर जो ओवरहेड लाइन कंडक्टर है वो पटरियों तक सप्लाई दी जाती है, 3 फेज सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा कैंडो सिस्टम। कैंडो सिस्टम के अंदर सिंगल फेज कन्वर्टर लगा होता है जो कि 3 फेज सप्लाई एक फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करता है। इसके लिए आजकल हम जनरली SCR का यूज़ करते हैं, जिसके लिए उसकी जो फ्रिक्वेंसी है 0.5 से 9 हर्ट्ज़ तक होती है। नेक्स्ट है सिंगल फेज टू DC सिस्टम। इंडिया में मोस्टली 50 हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो यूज़ करते हैं, और जो सप्लाई है 15 kV टू 25 kV तक अभी तक किया जाता है। तो इंजन में रखे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं और जो सीरीज़ मोटर्स है उसको रन कराते हैं। AC और DC मोटर्स जो यूज़ होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं कुछ। फर्स्ट जैसे इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है तो यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, सिंपल स्पीड कंट्रोल होती है, ओवरलोड कैपेसिटी होती है। यांत्रिक अभिलक्षण में पूछता है जैसे रिजिडिटी होती है, जिसमें जो वाइब्रेशंस है वो कम होना चाहिए, धूल और मॉइस्चर से बचना चाहिए। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस है उसमें DC मोटर सीरीज़ और AC मोटर सीरीज़, साथ ही 3 फेज मोटर जो कैंडो सिस्टम में यूज़ होता है। इसके बाद जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास है प्लगिंग, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग और एडी करंट ब्रेकिंग। नेक्स्ट है स्पीड टाइम कर्व। स्पीड टाइम कर्व जो है हमारा जो ट्रैक्शन सिस्टम है वो स्पीड एंड टाइम पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम पे वो कितने। नेक्स्ट है स्पीड एंड टाइम कर्व। स्पीड एंड टाइम कर्व के अंदर हम देख सकते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम जो है हमारा वो कैसे रन करेगा, कितने टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी, उसको अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें स्पीड टाइम कर्व का यूज़ करना होता है। स्पीड टाइम कर्व जो है यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस उसका क्या है और किस स्पीड से वो चलेगी वो हमें निकालने के लिए स्पीड टाइम कर्व होता है। नेक्स्ट जो है ये स्पीड आपको दिख रहा होगा मेन लाइन सर्विसेज। मेन लाइन सर्विसेज के लिए जो डिस्टेंस है वो हम देखेंगे आगे, पर उसके लिए जो स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन ऑफ स्पीड कर्व है ये आप देख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ स्पीड कर्व। नेक्स्ट जो है हमारा ये है फ्री रनिंग, सेकंड जो है ये कॉस्टिंग एंड और लास्ट है ब्रेकिंग। तो इन सारे सिस्टम्स को हम क्या करते हैं, जब हमारा ट्रैक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है, दैट मीन्स 0 टाइम से स्टार्ट हो रहा है और वो T1 तक जा रहा है, तो उसको एक पर्टिकुलर अपनी स्पीड लेने में समय लगता है, तो वो उसका एक्सेलरेटिंग टाइम होता है। सेकंड, जब वो फ्रीली रन होना स्टार्ट होता है तो फ्री रनिंग टाइम होता है। नेक्स्ट इज कॉस्टिंग एंड ब्रेकिंग, जब हमें उसे स्टॉप करना हो तो एक कांस्टेंट स्पीड से उसे ब्रेकिंग पे लाया जाता है, तो पर्टिकुलर टाइम पे उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देखें तो नगरीय सेवाओं के लिए सबअर्बन जो एरियाज़ है वहाँ पे अगर ट्रैक्शन हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए स्पीड टाइम कर्व आपको दिख रहा है यहाँ पे जो इसकी टाइमिंग है वो चेंज हो जाती है 0 to
25 सेकंड्स के लिए जो इसका एक्सेलरेशन टाइम होगा, फिर उसका जो कॉस्टिंग का टाइम होगा वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो उसका रिटार्डेशन और ब्रेकिंग का टाइम है ये 70 to 100 सेकंड्स के बीच में होगा। नेक्स्ट हमारा उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए गति वक्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन, कॉस्टिंग और रिटार्डेशन। नेक्स्ट जो हमारा ट्रैक्शन के लिए जो लाइन सर्विसेज थी वो हमने देखा था, अभी दो कर्व देखे हैं। तो मेन लाइन सर्विसेज, सब अर्बन सर्विसेज एंड अर्बन और सिटी सर्विसेज। तो जो मेन लाइन सर्विसेज हैं यहाँ पे उसका जो स्पीड है वो मैक्सिमम 160 किलोमीटर पर आवर के लिए होता है, और जो डिस्टेंस होते हैं दो स्टेशंस के बीच में वो होता है हमारा 10 किलोमीटर। इसके अलावा जो उसके लिए रिटार्डेशन और ब्रेकिंग का जो टाइमिंग होता है वो किस किलोमीटर की स्पीड से होता है, वो 0.6 to 0.8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होता है। नेक्स्ट है सब अर्बन सर्विसेज। सब अर्बन सर्विसेज जो है हमारा ये 1.5 किलोमीटर टू 8 किलोमीटर तक होता है दो स्टेशंस के बीच की दूरी। नेक्स्ट जो है अर्बन सिटी सर्विसेज, ये होता है लगभग 1 किलोमीटर के अंदर। जो अर्बन और सिटीज़ के लिए है यहाँ पे जो रिटार्डेशन है वो मैक्सिमम 3 to 5 किलोमीटर पर आवर से होता है। इसके अलावा जो क्रीस्ट स्पीड है, हमें देखना है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हम क्या यूज़ करते हैं। फर्स्ट है क्रीस्ट स्पीड। क्रीस्ट स्पीड जो है हमारा ये मैक्सिमम रनिंग टाइम होता है। सेकंड जो है स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस और उसका जो टाइमिंग होता है ट्रेन का, उसका रेशियो होता है। नेक्स्ट जो शेड्यूल स्पीड निकालने के लिए हम दो स्टेशनों के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय गाड़ी में चलने वाला समय जो कि आवर्स में होगा, और गाड़ी का स्टेशन पे रुकने का जो समय है, इन सब का रेशियो जब हम निकालते हैं तो वो शेड्यूल्ड स्पीड हो जाती है। नेक्स्ट ट्रैक्टिव एफर्ट की बात करते हैं। तो ट्रैक्टिव एफर्ट FT इज इक्वल्स टू FA प्लस FG प्लस FR, वेयर जो FA है ये हमारा रेखीय एवं कोणीय वेग, जैसे हम ओमेगा बोलते हैं, एंगुलर स्पीड। नेक्स्ट है FG जो है हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड FR जो है हमारा घर्षण प्रतिरोध है। नेक्स्ट जो ट्रेन रेजिस्टेंस है, ट्रेन रेजिस्टेंस K1 प्लस K2V प्लस K3V स्क्वायर, जहाँ K1, K2 एंड K3 जो है हमारा कांस्टेंट है, एंड P इज इक्वल्स टू गाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सिंप्लीफाइड स्पीड कर्व। सिंप्लीफाइड स्पीड कर्व जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल स्पीड कर्व होता है, ट्रेपेजॉइडल होता है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। ये हमारे पास 1/7200 इन ब्रैकेट T V1 प्लस V2 माइनस V1 V2 इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, वेयर T जो है वो डिस्टेंस है, सेकेंड अल्फ़ा जो है एक्सेलरेशन है, B जो है वो ब्रेकिंग है, V1 एंड V2 जो है A और B पे गाड़ी की गति है। नेक्स्ट ये जो डायग्राम हमें दिख रहा है सेम एक्सेलरेशन, कॉस्टिंग, ब्रेकिंग और रिटार्डेशन के लिए दिख रहा है। यहाँ पे 3 टाइम लिया हमने, T1, T2 एंड T3। सेकेंड ट्रेपेजॉइडल कर्व आपको दिख रहा है जिसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, लास्ट में आपको दिखेगा फॉर्मूला 1/2 इन ब्रैकेट 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इंटू VM स्क्वायर माइनस TVM प्लस 3600D इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए निम्न मेथड का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड विद द DC मोटर्स। नेक्स्ट है मेटाडाइन स्पीड कंट्रोल। सेकेंड, अगर सिंगल फेस AC मोटर को यूज़ करते हैं और उसमें स्पीड कंट्रोल करना है तो यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल मेथड से कर सकते हैं। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड हमारा जनरली टैपिंग की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांजिशन मेथड। अब मैक्सिमम अगर कम से कम 2 मोटर की अगर आवश्यकता है तो यहाँ पे 3 प्रकार से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओपन सर्किट ट्रांजिशन, शंट ट्रांजिशन एंड ब्रिज ट्रांजिशन। अब ओवरहेड लाइंस में अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जो करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, थ्रू द केबल कलेक्टर
पोल कलेक्टर, बो कलेक्टर एंड फोटोग्राफ कलेक्टर। ये था हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के अंदर हम मोटर्स को यूज़ कर रहे हैं, उसके कंट्रोल के मेथड्स हो गए, स्पीड एंड टाइम कर्व हो गया, डिफरेंट टाइप के ट्रैक्शन सिस्टम को जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंजन, डीजल एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हम यूज़ करते हैं।